प्रधानमंत्री ने 2022 तक एक नए भारत न्यू इंडिया की परिकल्पना की है और साथ में कोशिश ये है कि समाज का हर तबका शक्तिशाली हो, सशक्त हो और उसकी कोशिशों को बल मिले। और जब समाज के हर तबके की बात करते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है 60% उन लोगों का जो किसी न किसी तरह खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। और इसी पे आज हम बात करेंगे कि न्यू इंडिया नए भारत में किसानों की क्या स्थिति होगी, सरकार किस तरह से सोच रही है इस तबके के बारे में। और इसी पे बातचीत करने के लिए सीधा संवाद में आज हमारे साथ हैं नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद जी। रमेश चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। वेलकम। किसानों की हम बात करते हैं सबसे पहले, और हम जानते हैं किसानों को लेकर किस तरह से पिछले 70 सालों में लगातार बातचीत हुई है। इस न्यू इंडिया में कहाँ होगा किसान 2022 तक? एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट प्रधानमंत्री जी की सोच की वजह से इसमें आया है कि अब तक हम जो भी लक्ष्य कृषि में निर्धारित करते थे वो उत्पादन आधारित थे। हमें राइस का उत्पादन इतना ले जाना है, ग्रोथ रेट इतना ले जाना है, लेकिन हमने कभी भी ये लक्ष्य नहीं रखा कि जो किसान की इनकम है उसको हमें कहाँ ले जाना है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक विज़न ऑफ न्यू इंडिया है प्रधानमंत्री का, तो उसमें उन्होंने कृषि के लिए जो ये गोल एक किया कि 2022 तक किसान की आय को 2016 को आधार मानकर हमें डबल करना है। तो जब हम उस आय को डबल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में जाएंगे तो आप देखोगे कि उसमें सभी पहलू जो हैं हमें उनका आधुनिकीकरण, उनमें एक नई सोच, नई प्रणाली, सब चीज़ें एक नई जो है लानी पड़ेंगी। और ये डबलिंग फार्म इनकम जितना एक सिंपल हमें लगता है, और जब हम इसके विस्तार में जाएं तो पता चलता है कि इसके क्या मायने हैं। यदि हम देखें, क्योंकि पास्ट में हमने जो गोल थे वो उत्पादन आधारित थे और किसान आय पर आधारित नहीं थे, उस वजह से जो किसान की आय और जो नॉन फार्मर की आय है उसमें एक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है। बिल्कुल। न्यू इंडिया का एक ये भी लक्ष्य है कि उसमें जो इनकम में अंतर है लोगों का उसको कम किया जाए। जो दूसरे खेती के अलावा दूसरे काम, उनके बीच में जो आय का अंतर है, हाँ, अभी वो एक 30% है किसान की इनकम, एक नॉन किसान से केवल तीसरा हिस्सा भी नहीं है, 30% है केवल। तो हमें ये गोल डबलिंग फार्म इनकम करना, ताकि उसमें जो एक गैप है उसको हम कम कर सकें, और साथ में जब इनकम डबल होगी या डबल होने के करीब होगी तो आप देखोगे कि उसमें कितना एक नयापन आएगा। ठीक है। तो 2022 प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि महज 5 साल है, तो ये 5 साल ज़्यादा है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कम है? कैसे इसको देख रहे हैं आप? हाँ, जो हमने टेक्निकल अपनी कैलकुलेशन की, हमारे हिसाब से 6 साल का समय है, क्योंकि 2022-23 का कृषि ईयर होगा। और उन्होंने पहली बार ये जो लक्ष्य है ये फरवरी 28 2016 में दिया था, जिसका मतलब है कि आधार 15-16 रहेगा और 22-23 तक हमने इसको डबल करना है। तो हमारे पास दोनों के बीच में पूरे 6 साल हैं, और कुल मिलाकर देखें कि वो 7वां साल होगा 2016 के ऊपर। मैं ये पास्ट को भी एनालिसिस करके देखा सारा ही, तो ये 7 साल का समय इनकम को डबल करने के लिए, या 6 साल जो उसके बीच है उसका समय आय को डबल करने के लिए, ये एक अपने आप में बड़ा ऑप्टिमम है। ना ये कम है ना ये ज़्यादा है। ठीक है। ये कम होगा तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, और यदि बहुत ज़्यादा रख लेंगे तो जो हम किसानों को और जो कृषि में काम करते हैं उनको भी साथ में ले जाना चाहें तो वो उनका जो एक पिछड़ापन है उसमें एक और देरी हो जाएगी। मैं सिर्फ एक इंडिकेटर आपको यहाँ देना चाहूँगा, उसके बाद आपका प्रश्न लेंगे। यदि हम विकास के मैप पर देखें कि जो किसान की आज आय है, जो नॉन एग्रीकल्चर की आय थी वो 87-88 में थी, तो विकास की गति में जो किसान है वो लगभग आप कह सकते हैं कि इतने साल पीछे, नहीं 87-88 में आप करिए तो 27 लगभग 26-27 साल वो पीछे है। तो यदि उसकी इनकम दूसरों से बहुत ज़्यादा तीव्र गति से नहीं बढ़ती
तो फिर हम इस फासले को कम नहीं कर पाएंगे। तो एक बड़ी तस्वीर जो बार बार कही जाती है कि जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तेजी से तरक्की कर रहा है, उसमें जो ये 60% लोग जितना उत्पादन करते हैं उसकी भागीदारी 13 से 15% जीडीपी में है, सकल घरेलू उत्पाद में। और तो उस हिसाब से जो एक मजदूर जो खेती में काम करता है या जो किसान है, उसकी आय दूसरे क्षेत्रों के अलावा से तुलना करें तो वो कम बैठती है। तो क्या ये भी एक चिंता है कि जीडीपी में लगातार जो कृषि क्षेत्र है उसका जो भागीदारी है वो सिकुड़ती जा रही है? जी जी, हाँ हाँ, वो जो भागीदारी सिकुड़ती जा रही है उसको भी हम दो तरीके से देखते हैं। एक ये है कि हम कांस्टेंट प्राइस पे देखते हैं, दूसरा ये है कि हम उसको करंट प्राइस पे देखते हैं। यदि आप उसको करंट प्राइस पे कृषि का शेयर देखो तो वो कांस्टेंट प्राइस से ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसानों के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव हो जाएं, कि उनकी जो कीमतें हैं उनको प्राइस रियलाइजेशन बेटर हो जाए कंपेयर टू जो दूसरे सेक्टर हैं, तो उसकी एक अपने आप में योगदान होने से जो एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में है उसमें एक इंक्रीज आती है। दूसरा, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है कि कृषि का जो शेयर है जीडीपी में, जो टोटल कृषि है वो 17% है एग्जैक्ट, जिसमें कृषि, पशुधन और फिशरी और फॉरेस्ट्री, हम इसको एक पूरा एक एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर लेते हैं। ठीक है। और जो उसमें एम्प्लॉयमेंट है वो 60% नहीं है, अभी वो 47-48% के पास पहुंच गई है। ठीक है। तो हालांकि काफ़ी अलग अलग क्षेत्र इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें काफ़ी तकनीकी चीज़ें हैं। 2022 तक अगर हम किसानों के दोगुनी करने की बात करें, लेकिन एक मोटा रोड मैप की बात करें तो आप कैसे हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे, कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? हमने इसको हासिल करने के लिए जो हमें कदम उठाने चाहिए उनको 3 श्रेणी में बांटा है। पहले ये है कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव, दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव, तीसरा ये है कि पॉलिसी और रिफॉर्म्स, मार्केट वगैरह वो रिफॉर्म्स हैं। तो जो आय बढ़ने के सोर्स हैं वो हमारे जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो 7 हैं। पहला है कि जो उत्पादकता, एक खेत से कितना फसल निकलती है उसमें वृद्धि हो। दूसरा ये है कि हमारी क्रॉप इंटेंसिटी, हम 2 फसलें केवल 40% क्षेत्र पर लेते हैं, उसको हम इंक्रीज करें, कि हम उसको बढ़ाकर आगे ले जाएं। तीसरा ये है कि हमारी जो डिमांड है वो हाई वैल्यू क्रॉप्स की तेज़ी से बढ़ रही है, फ्रूट वेजिटेबल्स की, तो हम एरिया फ्रूट एंड वेजिटेबल की ओर शिफ्ट करें, जो नॉर्मल क्रॉप से 4 गुना ज़्यादा आय हमें जो है देती हैं। और इसके साथ ही हम ये जो एक ट्रेंड है उसको थोड़ा फास्टन करना चाहेंगे कि जो किसान हैं उनकी निर्भरता भी वहाँ कम हो, क्योंकि जोत का आकार बहुत छोटा है, उसको आगे और छोटा होने से हम किसी तरह से उसको रोकें। उसका मतलब है कि जो फार्मर हैं उनको नॉन फार्म सेक्टर में भी जो है एम्प्लॉयमेंट मिले, और सबसे जो पावरफुल है कि उनको प्राइस रियलाइजेशन जो है बेटर हो जाए। ठीक है। तो जब हम इन सब को हासिल करना चाहेंगे, जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज, अब प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज का मतलब है कि क्वालिटी सीड बेहतर हो और फर्टिलाइज़र का यूज़ एफिशिएंट हो। आगे फर्टिलाइज़र का यूज़ कैसे हम अचीव करेंगे, एरिया एंड इरिगेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, फिर हम खर्चों में कैसे कमी करें, उत्पादन में वृद्धि तो हो गई। आपने देखा होगा कि हम वाटर इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं तो फ्लड इरिगेशन है, खोल दिया पानी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी ये स्टडी दिखाती हैं कि 1 टन अनाज पैदा करने के लिए जो हम पानी यूज़ करते हैं कंपेयर टू चाइना, ब्राज़ील, यूएसए जो मेजर कंट्री हैं, वो 3 से 4 गुना है। तो उसका मतलब हो गया कि यदि हम वाटर यूज एफिशिएंसी उन कंट्री के लेवल पे चले जाएं तो हम पानी का जो उसी पानी को 35-40% तक रिड्यूस कर सकते हैं और एरिया एंड इरिगेशन भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह खाद है, आमतौर पर किसान उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब ब्रॉडकास्ट है जो खाद रूट जोन के पास है उसी को प्लांट लेगा, उसे इधर उधर है उसको नहीं लेगा। तो इसके एफिशिएंट तरीके हैं इसको यूज करने के लिए, तकनीक का इस्तेमाल जी है। जी, जिनसे के खर्चों में एक काफी बड़ी कमी आ सकती है। प्रशिक्षण का भी मसला होगा, उनके स्किल का भी उसमें मसला है, उनको एक नई टेक्नोलॉजी देने का भी मसला है, और इवन पॉलिसीज का भी उसमें एक रोल है। यदि आप
पानी फ्री में दोगे तो किसी को कोई इंसेंटिव नहीं होगा। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, आप उसको वैसे दे दीजिए जो वाटर पे टोटल सब्सिडी बनती है, लेकिन पानी को फ्री करना कि जितना मर्जी आप इस्तेमाल करें तो तब फिर कोई इंसेंटिव नहीं होगा उसके पास कि वो उसको एफिशिएंटली यूज़ करे उसको पानी को। बिल्कुल। तो एक बड़ा मुद्दा जिस तरह से बातचीत में निकल कर आ रहा है कि कैसे खेती किसानी ज्यादा लाभप्रद हो, ज्यादा आय जो सीमा है वो लगातार किसानों की बढ़े, ये कैसे होगा? और नीति आयोग इस पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की नीति पे भी काम कर रहा है, क्या है इस पे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हैं? चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप हमारे लिए सर। हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। अपनी अघोषिताएं का डर मुझे चैन से जीने भी नहीं देता। पकड़ा गया तो क्या करूं, किससे मदद मांगूं? ये मदद मांगने का नहीं बल्कि मदद करने का वक्त है। मतलब आज ही अपनी अघोषित आय को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के अंतर्गत जमा कराएं और खुद को चैन सुकून और कई लाखों करोड़ों की मदद कर उनकी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। याद रहे, अपनी अघोषित आय को वैध बनाने का ये अंतिम मौका है। ये डिक्लेरेशन हर हाल में 31 मार्च 2017 तक कराएं। ऐसा न करने पर 77.25% टैक्स, सरचार्ज और सेस के अलावा भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा और साथ ही बेपनाह शर्मिंदगी भी। एक अच्छे भारतीय नागरिक की तरह समय रहते आगे आए, देश हित में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सहयोग बढ़ाएं और इसी तरह पैसे भी बचाएं और साथ ही पुण्य कमाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। गुड़गुड़म बुड़बुड़म बुलबुलों का जादू, आ ई देखे देखे लेट्स सी। अब बड़ा आ बोलो, जल्दी से मुंह खोलो। देखा? अरे ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला, क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार। समझे? परिंदों के ये घोंसले हमें यकीन दिलाते हैं, सच है ये। तिनका तिनका जोड़कर ही आशियाने बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे ही बनाया हमने भी अपने इस देश को। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, सरकार के हर निर्माण में एक तिनका हमने भी लगाया है, क्योंकि हमने सही समय पर आयकर चुकाया है। अगर किसी कारणवश आपने अभी तक अपना एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया है तो असेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए अपना एडवांस टैक्स 31 मार्च 2017 तक जरूर जमा करें। और हाँ, अगर अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो असेसमेंट ईयर 2015-16 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2017 तक अवश्य फाइल करें, ताकि आपका अपना देश, आपका आशियाना बेहतर से और बेहतर बने। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत सीधा संवाद में। और आज हम बात कर रहे हैं कि न्यू इंडिया में खेती किसानी की किस तरह की भूमिका होगी, किसानों की क्या स्थिति होगी, और इसी पर बातचीत हम कर रहे हैं जाने माने कृषि विशेषज्ञ और नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद जी से। रमेश चंद जी, एक बात बार बार कही जाती है कि खेती किसानी कैसे ज़्यादा लाभप्रद हो, इस पर हमने चर्चा भी की। एक नीति पे काम हो रही है, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हम जानते हैं कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इस्तेमाल किया गया, उस नीति का इस्तेमाल किया गया। केंद्रीय स्तर पे क्या नीति है, कैसी होगी ये नीति? ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हमने कोई 10 नीतियां आइडेंटिफाई की हैं बदलाव लाने के लिए, उनमें से एक है।
कंट्रैक्ट फार्मिंग से हम मेनली ये अचीव करना चाहते हैं कि जैसे कोई छोटा किसान है, एक गांव में छोटे छोटे 100 किसान हैं, उनके लिए वो एक रिस्क नहीं ले सकते कोई हाई वैल्यू क्रॉप पैदा करने के लिए। वो एक मॉडर्न कोई उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसका असेस नहीं है उसके तक। मार्केटिंग में वो अपना प्रोड्यूस थोड़ा थोड़ा लेकर आए तो कभी प्राइस क्रैश हो गई, कभी कुछ हो गया। तो हमारा मेजर जो अभी एम्फेसिस होगा कंट्रैक्ट फार्मिंग में, एक तो कंट्रैक्ट इन मार्केटिंग, कि मार्केटिंग के लिए किसान को ये ना हो कि मेरा प्याज जो है 20 रुपए की बजाय जब मैं बेचने जाऊंगा तो मेरे को 4 रुपए भी नहीं क्या मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो बाजार है या जो कंपनियां हैं हाँ। वो सीधे किसानों से संपर्क कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल। और संपर्क करना एक बात है, एक कंट्रैक्ट करना कि आगे को जो जब कानूनी आपकी फसल मान्यता होगी उसको एक कानून के हिसाब से जिसमें एक परचेजर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो जाए और किसान का भी एक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे, तो दोनों में एक बैलेंस लाकर, तो जैसे पंजाब में कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है और जगह भी है, तो हम उन सभी को स्टडी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने भी एक उसके लिए कमेटी बनाई है, वो भी देख रहे हैं, हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं कि सारी स्टेट्स में जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको देखकर जो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं उनको हम एड्रेस करें। जैसे आपने कहा कि पंजाब में एक मॉडल कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, एक्ट तो उन्होंने बनाया उस समय, लेकिन उस एक्ट की वजह से कितना एरिया है जो कंट्रैक्ट फार्मिंग में है, वो बहुत कम है। तो क्या ऐसी वजह रही कि वो कंट्रैक्ट फार्मिंग होने के बावजूद वहाँ कंट्रैक्ट फार्मिंग के जो एरिया है वो एक बहुत कम रहा। तो कंट्रैक्ट फार्मिंग जो हमने 10-12 नीतियाँ बनाई हैं उनमें से एक है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं तो हमें एग्रीकल्चर के लिए एक टोटली पूरी प्रणाली को ट्रांसफॉर्मेशन के डायरेक्शन में सोचना होगा। एग्रीकल्चर को वही पुराना वे ऑफ लाइफ वगैरह, सब्सिस्टेंस लेवल वगैरह पे हम बनाए रखेंगे तो उसमें वो एक न्यू इंडिया वाली चीज़ नहीं आएगी। तो हमें अपने फार्मर को कि वो बेस्ट ज्ञान कृषि में ले जाए, बेस्ट साइंस जो है कृषि में ले जाए, बेस्ट मार्केटिंग के न्यू कॉमर्स है जो एग्रीकल्चर में नहीं जा रहा उसको भी हम ले जाएं। और इसी तरह किसानों का अपना भी एक ज्ञान है, बिल्कुल, तो उनकी अपनी भी इनोवेशन है, ग्रास रूट इनोवेशन, उसको एज सच या उसको रिफाइन करके उसके लिए भी एक मैकेनिज्म हो ताकि मॉडर्न साइंस और लोगों का अपना ज्ञान उन सब में एक करके ब्लेंडिंग उसको पूरी प्रणाली को कैसे हम आधुनिकीकरण करें। बिल्कुल, हम जानते हैं कि एक बड़ी बात रही है जहाँ तक खेती किसानी की बात करते हैं और प्रधानमंत्री खुद इस पे काफ़ी जोर दिया है कि हम किसानों को कुछ दें, इस वाली मानसिकता से निकले, क्योंकि हमेशा आस रहती है कि कर्ज माफ़ी हो जाएगी और कहीं से कुछ मिल जाएगा फ्री में, चाहे फ्री बिजली हो और इस तरह की बातें हों। और इससे आगे बढ़ने की बात प्रधानमंत्री करते हैं और न्यू इंडिया की बात करते हैं। कैसे इसको नीति आयोग देख रहा है कि ये जो पूरी मानसिकता और जो सोच है ये कैसे बदलेगी? ये सोच ऐसे बदलेगी कि यदि आप किसान को एक ऐसा बिजनेस मॉडल दें कि उस बिजनेस मॉडल से उसको इतनी इनकम मिलती है कि जो दूसरा मॉडल है जिसमें उसको सब्सिडी की ओर देखना पड़ता है, सरकार की ओर देखना पड़ता है, वो उससे कहीं बेहतर है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप पिछले 10 साल में ग्रोथ रेट देख लीजिए अलग अलग क्रॉप्स में क्या है, तो आप देखोगे कि जिन क्रॉप्स में हम सब्सिडी देते हैं, एमएसपी देते हैं, उनका ग्रोथ कहीं कम है बजाय उनके कि जहां मार्केट अपॉर्चुनिटी थी। आप प्याज का ग्रोथ रेट देखिए, आप आलू का ग्रोथ देखिए, आप बनाना का ग्रोथ देखिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल का ऑन दी होल ग्रोथ रेट देखिए। वहाँ पर कोई ऐसा एमएसपी नहीं है, लेकिन और तरह की वहाँ सपोर्ट की आवश्यकता है कि यदि हमारे यहाँ कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कैसे किसान को एक नया बिजनेस मॉडल जिसमें इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए एक पॉसिबिलिटीज़ हों, तब आप देखोगे कि फिर आज की डेट में जैसे हम पंजाब की एग्जांपल लेते हैं जहां नीतियों का सबसे ज़्यादा इफेक्ट नज़र आता है, सब्सिडी का भी और एमएसपी का भी, वहाँ की इकॉनमी स्टक कर गई है। पिछले 5-6 साल में जो कृषि का वृद्धि दर है वो 1% भी नहीं है। हालांकि उसी के साथ हरियाणा है, उसके भी प्रोडक्टिविटी लेवल वही हैं,
लेकिन उनका वृद्धि दर अभी भी 2.5-3% पर है। ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखकर कि हमें जो कृषि है उसको इसी में नहीं उलझाए रखना कि आप स्टेट पे इतना डिपेंडेंट हो जाओ कि आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी को कोई एडवांटेज ना उठाने दो। ठीक है। किसानों में एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी है, लेकिन यदि वो मार्केट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तभी उनकी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी का जो परिणाम है, जो फल है, वो उनको मिल सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जिस पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे वो है कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और एक लंबे समय की नीति की बात करें तो किस तरह का परिदृश्य है, इस पर बात करेंगे। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। गुड़गुड़म बुड़बुड़म बुलबुलों का जादू हम आ ई देखे देखे लेट्स सी। अब बड़ा बोलो, जल्दी से मुंह खोलो। देखा? अरे ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला, क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार। समझे? लोन मिल जाएगा ना उसे? अरे उसके स्टार्टअप का आइडिया ब्रिलियंट है, ऊपर से मैं उसका गारंटर हूँ। लोन सैंक्शन हो गया ना? आपके अकाउंट में लेन देन ठीक नहीं होने की वजह से वो। अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो आप खुद तो शर्मिंदा होंगे ही, ऊपर से आने वाली पीढ़ी के उन्नति के रास्ते भी बंद कर देंगे। चुकाएं अपना उधार और जीवन में लाएं बहार। पंजाब नेशनल बैंक। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर एमआरपी के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। गुड़गुड़म बुड़बुड़म बुलबुलों का जादू हम आ ई देखे देखे लेट्स सी। अब बड़ा बोलो, जल्दी से मुंह खोलो। देखा? अरे ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला, क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार। समझे? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सीधा संवाद में हम बात कर रहे हैं नीति आयोग के सदस्य और जाने-माने कृषि विशेषज्ञ रमेश चंद जी से। प्रोफेसर रमेश जी, अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि सिर्फ खेतों में जो फसल उगाते हैं उसके अलावा भी एक बड़ा क्षेत्र, चाहे उसमें पशुपालन जोड़ लें, उसमें बागवानी जोड़ लें और कई तरह की बातें। और प्रधानमंत्री कई बार कहते रहे हैं कि आप कोई पेड़ लगा लें जो आपके 10 साल के बाद जो है वो काफ़ी अच्छी आय दे सकता है। तो खेती जो एक परंपरागत खेती है, इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में कैसे विकास होगा, इसके लिए क्या नीतिगत बदलाव हो रहे हैं? सबसे बड़ा, जैसे हम यदि ट्रीज़ को लें, जो प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि हम ट्री ग्रो करें, नॉट ओनली इकोनॉमिक रीजन के लिए, इवन एनवायरमेंटल रीजन के लिए भी, और जो है आबो हवा के लिए भी। तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इंडिया जैसा कंट्री अपनी 40% टिम्बर की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से मीट करता है। हम जो वुड वगैरह है अपनी, उसकी रिक्वायरमेंट 40% इंपोर्ट से मीट करते हैं। और हमारे यहाँ मिलियंस ऑफ हेक्टेयर जो है वो बैरन पड़े हुए हैं उसके बिना। इसका मेन कारण 2 नीतियाँ थी जिनको हम अब एड्रेस कर रहे हैं। बहुत से प्रदेशों में फॉरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए किसानों को ये उनके ऊपर प्रतिबंध था
कि आप एक शीशम या उस तरह की ट्रेडिशनल स्पीसी का पेड़ ग्रो करेंगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। आपने उसको काट भी लिया तो आप उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांजिट परमिट लेना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। और तीसरा, इन्हीं कारणों से सभी स्टेट्स में वुड वेस्ट इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, आरा नहीं आप लगा सकते। तो हमने इन सारे को ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के साथ और माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी जो इस बारे में निर्देश हैं उन सब को देखकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से फ्रेश गाइडलाइन सभी स्टेट्स को भिजवा दी हैं कि आप इन रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स करें। इनको रिलैक्स करने का प्रावधान है और बहुत कम स्पीसीज़ हैं जिनको उनको परमिशन लेना पड़े। ज़्यादातर स्पीसी में उनको परमिशन वगैरह से उनको मुक्त कर दिया जाए। और इसके साथ ही उसको एडवर्टाइज भी करो, लगा लगा के नोटिस बोर्ड तहसील में इधर उधर कि अब इसको हमने सेक्टर को लिबरलाइज कर दिया है, आप अपना ट्री ग्रो करें और बाकी चीज़ें भी ग्रो करें। और इसके साथ साथ हम बी कीपिंग पे भी हमने कुछ डिस्कशंस की हैं, कुछ और डिस्कशन करने जा रहे हैं कि उनको कैसे जो है बढ़ावा दिया जाए। इसी तरह पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है कि किसान ने ग्रो कर लिया तो उसके बाद कोई वैल्यू एडिशन का स्कोप उसके फार्म पे कुछ बन जाए कि बजाय इसके वो रॉ मिल्क लेकर आए, क्या वहीं पे वो उसमें से क्रीम या पनीर बनाने का या कुछ इस तरह के जो ऑन फार्म वैल्यू एडिशन वो है, तो उस डायरेक्शन में भी उसको देख रहे हैं। ठीक है सर, एक जलवायु परिवर्तन का मसला काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम जानते हैं उस पर कई तरह की कोशिशें हो रही हैं और हम देख भी रहे हैं कि उसका असर किस तरह से ओलावृष्टि या असमय बारिश होना, बाढ़ आना, सूखा पड़ जाना और ये फ्लक्चुएशन काफ़ी हो रहा है। कैसे इस समस्या को आप देख रहे हैं और कैसे इससे लड़ने की तैयारी है? इसका जो क्लाइमेट चेंज है ये वैसे तो मोस्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उनसे रिलेटेड है। आप फैक्ट्री में कुछ करते हो तो आप जो है स्मोक या ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, लेकिन इसका संबंध कृषि के साथ बहुत अहम है दो कारणों से। एक तो ये है कि यदि मान लीजिए टेम्परेचर राइज होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो एक कार पैदा करने वाले की फैक्ट्री पे इसका कोई असर नहीं होगा, वो अपने एनवायरनमेंट में कार पैदा करता रहेगा। लेकिन टेम्परेचर राइज होने से जो फसलें हैं उन पे तरह तरह की बीमारियां, उनको स्ट्रेस, उन पे यील्ड पे इफेक्ट। तो एक तो क्लाइमेट चेंज कृषि को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोडक्शन है। और दूसरा, कृषि में ऐसी संभावनाएं हैं कि आप जो क्लाइमेट के एडवर्स इफेक्ट है उसको टेम कर सकते हैं। जैसे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, यदि हम ज़्यादा पेड़ लगाएं तो वो कार्बन को ज़्यादा सक करेंगे। और इसी तरह से जो कुछ फसल हैं उनकी ऐसी नेचर बना के हम कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेचर रहे। तो ये दोनों ही संबंध हैं एग्रीकल्चर के साथ इसके, तो इसलिए जो है ये सेंट्रल है। और कई विद्वान इस चीज़ को मानते हैं कि जो 21वीं सदी के मेन चुनौतियां हैं मानवता को, उसमें कृषि का सेंट्रल रोल है। बिल्कुल। तो ऐसे में जो लक्ष्य बनाया गया, सरकार सोच रही है कि 300 मिलियन टन तक हम अपना उत्पादन ले जाएंगे, तो ये कितनी बड़ी चुनौती है और ये कैसे इसके लिए ये हो पाएगा? हाँ, ऐसा है कि हमने भी अपना एक विजन 203233 ड्राफ्ट तैयार किया है, थोड़े दिनों में वो पब्लिश हो जाएगा कि हमारी फ्यूचर में किस तरह की रिक्वायरमेंट होगी और फ्यूचर में हमें कृषि को कैसे आगे लेकर जाना है। ठीक है, ठीक है। यदि हम पास्ट की अपनी अचीवमेंट देखें तो ये 300 या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उतने मिलियन टन फूड ग्रेन और बाकी चीज़ें कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हमें उसके आगे सोचना है। चुनौती ये है कि जो अब एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। बिल्कुल। जो कंस्ट्रेंट्स हैं अब नेचुरल रिसोर्सेज के, वो अब ज़्यादा वाइंडिंग है हमारे पास। पानी पे ज़्यादा स्ट्रेस है, लैंड पे ज़्यादा स्ट्रेस है, टेम्परेचर में थोड़ा चेंज आ रहा है, रेनफॉल ज़्यादा जो है अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन होती जा रही है। तो हमें उस ग्रोथ को नई चुनौतियों में अचीव करना है। और ग्रोथ के साथ साथ मैं फिर शुरू से जो आपने शुरू किया, फार्मर इनकम कैसे इंक्रीज, तो उसके साथ इसका तालमेल बिठाना है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सीधा संवाद में तो हमारे साथ थे प्रोफेसर रमेश चंद जी, जो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है और उसके गवाह हम बन रहे हैं और 2022 तक
भारत एक ऐसे देश के रूप में जाना जाएगा जहां किसान खुशहाल होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज सीधा संवाद में इतना ही।